हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एक राष्ट्र को बदल दिया। ये कहानी है एक संत और शैतान की बीच की। ये कहानी है ऐसे व्यक्ति की जिसे लाखों लोग अपना हीरो मानते थे। यह एक रॉबिन हुड की कहानी है जिसने गरीबों के लिए घर बनवाए, फुटबॉल स्टेडियम बनवाए और उन्हें उम्मीदें दी, लेकिन खुद के देश के लिए वह एक आतंकवादी था। यह एक ऐसे क्रूर व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को कुचल दिया। यह ताकत, भ्रष्टाचार और महत्वाकांक्षा की कहानी है। यह एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो कोकीन के नशे पर बनाया गया था और जिसकी कीमत हजारों जिंदगियों से चुकाई गई थी। उसने सरकार को चुनौती दी, उसने पुलिस को चुनौती दी, उसने प्रतिद्वंदी कार्टेल को चुनौती दी और अंत में उसने मौत को भी चुनौती दी। ये कहानी है पैब्लो एस्कोबार की। उसके आखिरी दिनों में उसे सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया ढूंढ रही थी और अंततः मिडलिन के एक छत पर यह सब खत्म हो गया। लेकिन यह कैसे खत्म हुआ? क्या वह एक हीरो की तरह अपने देश के लिए मरा या अपने ही अपराधों से भागते हुए एक कायर की तरह? क्या उसके सिर में लगने वाली गोली पुलिस की थी या किसी और की? क्या सच में उसने खुद को खत्म कर लिया? बात है सन 1949 की। तारीख थी 1 दिसंबर। कोलंबिया के मिडलिन शहर के पास रियो नेग्रो के एक किसान के घर में पैब्लो एस्कोबार का जन्म होता है। माँ टीचर थी, मतलब परिवार साधारण था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा साधारण नहीं थी। वह जल्द ही यह समझ गया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता अपराध था। उसकी पहली आपराधिक गतिविधियां छोटी थी। वह कब्रिस्तानों से कब्र के पत्थर चुराता, पुरानी कारों को चुराना और फिर उसे बेचता था और छोटे मोटे अपहरण करता था। लेकिन इन छोटे मोटे अपराधों से वह संतुष्ट नहीं था। 1970 के दशक की शुरुआत में जब अमेरिकी बाजार में कोकीन की मांग आसमान छू रही थी, एस्कोबार ने इस नए और अत्यधिक लाभदायक उद्योग में कदम रखा। वह अपने चचेरे भाई गुस्तावो गैविरिया के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसका भाई सबसे भरोसेमंद साथी और ड्रग साम्राज्य का मुख्य रणनीतिकार था। दोनों का पहला बड़ा काम कोकीन पेस्ट को पेरू और बोलिविया से कोलंबिया लाना, उसे रिफाइन करना और फिर उसे अमेरिका भेजना था। यह उस विशाल साम्राज्य की नींव थी जो जल्द ही दुनिया को हिला देगी। 1975 की बात है। पाब्लो एस्कोबार को मिडलिन के ड्रग किंग फैबियो रेस्ट्रेपो की मौत की खबर मिली, लेकिन यह कोई हादसा नहीं था। यह एक मर्डर था जिसे खुद एस्कोबार ने अंजाम दिया था। फैबियो की मौत पाब्लो के लिए सिर्फ एक रास्ता खोलने जैसा था। उस एक हत्या ने उसे मिडलिन के पूरे ड्रग कारोबार का बेताज बादशाह बना दिया और यहीं से एक गैंग ने जन्म लिया जिसका नाम था मिडलिन कार्टेल। यह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था बल्कि एक ऐसी क्रिमिनल आर्मी थी जिसकी कमाई ने दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस को पीछे छोड़ दिया। इस कार्टेल में सिर्फ एस्कोबार नहीं था बल्कि उसके साथी ओचोवा ब्रदर्स और जोस गोंजालो रोड्रिगेज गाचा भी शामिल थे। ये सब मिलकर कोलंबिया की सड़कों पर तहलका मचा रहे थे। 1980 का दशक आते आते पाब्लो एस्कोबार का साम्राज्य इतना फैल चुका था कि उसके पास गिनती से भी ज्यादा पैसा था। एक तरफ वो गरीबों के लिए घर, स्कूल और फुटबॉल के मैदान बनवा रहा था। वह मिडलिन के गरीबों के लिए काम करता, जिसके चलते मिडलिन के लोग उसे किसी हीरो से कम नहीं मानते थे। वो उसे रॉबिन हुड कहते थे। वो गरीबों को खुद पैसे देता, उन्हें यकीन दिलाता कि वो उन्हीं में से एक है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। उसकी असली भूख तो ताकत की थी। पाब्लो ने ठान लिया था कि वो कोलंबिया की राजनीति में घुसेगा और 1982 में वो कोलंबियाई कांग्रेस का सदस्य बन गया। लेकिन उसकी जीत ज्यादा दिन नहीं चली जब न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनिला ने खुलेआम उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। उन्होंने बताया कि पाब्लो सिर्फ एक ड्रग डीलर था और उसे राजनीति से बाहर निकालने की मांग की। बस पाब्लो को यह बात नागवार गुजरी और उसने लारा बोनिला को मौत के घाट उतार दिया। यह एस्कोबार की तरफ से सरकार पर पहला हमला था जिसे बाद में नार्को टेररिज्म का नाम दिया गया। इस एक हमले के बाद पाब्लो ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए बमों और गोलियों की बारिश कर दी। 1989 में उसने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलन को भी मार डाला। लेकिन उसका सबसे खतरनाक हमला था 6 दिसंबर 1989 को,
उसने कोलंबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर पर इतना बड़ा बम धमाका किया कि 63 लोग मारे गए। अगले साल एवियनका फ्लाइट 203 में एक बम लगाया, इस उम्मीद में कि उसमें एक और राष्ट्रपति उम्मीदवार सफर कर रहा था। खैर वो तो बच गया, लेकिन 107 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन हमलों ने पाब्लो को सिर्फ एक अपराधी से एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बना दिया। पाब्लो एस्कोबार की हिम्मत और उसका अहंकार इतना था कि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार से भी नहीं डरता था। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब पाब्लो को पता चला कि अमेरिकी सरकार उसे कितनी गंभीरता से ले रही है, तो उसने एक दिन अपने बेटे जुआन पाब्लो को लिया और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी चला गया। वहां उसने व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर एक तस्वीर खिंचवाई। ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं थी, बल्कि दुनिया को एक सीधा संदेश था कि वो कहां तक पहुंच सकता है और उसे किसी का डर नहीं था। इन सभी अपराधों के बीच पाब्लो का एक दूसरा चेहरा भी देखने को मिलता है, एक पति और पिता का चेहरा। वो अपनी पत्नी मारिया विक्टोरिया और बच्चों जुआन पाब्लो और मैनुएला से बहुत प्यार करता था। वो अपने परिवार को हर सुख देना चाहता था, लेकिन उसकी हिंसा और अपराधों के कारण उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ। उनकी आलीशान जिंदगी एक दिन एक बंद और अंधेरे ठिकाने में बदल गई। पाब्लो के लगातार हमलों ने कोलंबियाई सरकार और अमेरिकी एजेंसियों को एक साथ ला खड़ा कर दिया। उन्होंने मिलकर सर्च ब्लॉक नाम की एक स्पेशल टीम बनाई, लेकिन पाब्लो के पतन का सबसे बड़ा कारण उसके अपने ही लोग थे। 1992 में जब पाब्लो ने अपने 2 वफादार साथियों को मार दिया, तब उनके परिवार और दोस्तों ने बदला लेने की कसम खाई और लॉस पिप्स नाम का एक संगठन बनाया, जिसका मतलब होता है पाब्लो एस्कोबार द्वारा सताए गए लोग। इस संगठन को पाब्लो के सबसे बड़े दुश्मन कैली कार्टेल ने फंडिंग की थी। लॉस पिप्स ने पाब्लो के हर साथी, वकील और दोस्त को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। इस सब ने पाब्लो को अंदर से तोड़ दिया था। 1993 आते आते पाब्लो एक भगौड़ा हो चुका था। वह एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। उसके पास कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था। वह अपने परिवार के लिए बहुत परेशान था, खासकर अपनी बेटी मैनुएला के लिए। पाब्लो के बेटे जुआन पाब्लो ने बाद में एक कहानी सुनाई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक रात जब वो एक ठंड ठिकाने में छिपे थे, तो मैनुएला को ठंड लगी थी। पाब्लो के पास $2 मिलियन की नकदी थी, लेकिन अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन लाखों डॉलर को आग में जला दिया। ये कहानी बताती है कि पाब्लो के आखिरी दिनों में उसके लिए उसका परिवार ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। 2 दिसंबर 1993, अपने 44वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद, पाब्लो मेडलिन में एक घर से अपने बेटे जुआन पाब्लो से बात कर रहा था। पुलिस ने इस कॉल को ट्रैक कर लिया और सर्च ब्लॉक टीम ने उस घर को घेर लिया। जब पुलिस अंदर घुसी तो पाब्लो खिड़की से भागने लगा और यहीं एक गोली की आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस का कहना है कि उसे एक गोली लगी थी और उसे पुलिसकर्मी ह्यूगो एगुइलर ने मारा था। लेकिन पाब्लो के बेटे ने एक और बात बताई। उसने दावा किया कि उसके पिता ने खुद को मारा था, ठीक उसी जगह जहां वो हमेशा कहते थे कि वो खुद को गोली मार लेंगे, कान के पीछे। ये सच है कि उसके सिर में गोली वही जगह लगी थी। तो सवाल यह है कि क्या वो एक पुलिस की गोली थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड का अंत किया, या ये उसका आखिरी कदम था खुद को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए। पाब्लो एस्कोबार का अंत हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी कोलंबिया में जिंदा है। आज भी कई लोग उसे एक नायक मानते हैं, लेकिन हकीकत में पाब्लो ने कोलंबिया को नशीले पदार्थों के एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिससे निकलना नामुमकिन था। उसने भ्रष्टाचार को हवा दी और हिंसा को एक आम बात बना दिया। उसने गरीबों की मदद की, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो उनका विश्वास जीत सके और पुलिस से खुद को बचा सके। वो जानता था कि लोग उसे कभी नहीं भूलेंगे और यही वो चाहता था। लेकिन वो कैसे याद रखा जाएगा, एक क्रूर आतंकवादी के रूप में जिसने अपनी जान ले ली, या एक ऐसे नायक के रूप में जिसने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है ताकत, भ्रष्टाचार और इंसान के स्वभाव की। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई इंसान इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है, तो उसका पतन
निश्चित होता है। So that's it from my side. This is the end of this story. And if you like the video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड जय हिंद।